चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो पिछले पार्ट में आपने पढ़ा है कि आदि मानव पेड़ों के नीचे या गुफा में रहा करते थे और घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। तो हमने अध्याय 2 में देखा था कि किस प्रकार से जो है आदि मानव अपने जीवन गुजर बसर करते थे और वे क्या क्या खाते थे और उनका रहन सहन कैसा था। तो वे जो है पेड़ों या गुफा में निवास करते थे, यानी कि रहा करते थे, और वे कंदमूल, फल एवं मांस मछली खाकर अपना जीवन यापन करते थे। यानी कि वे जंगल से प्राप्त होने वाले जो जंगली कंदमूल हैं और फल, और वहाँ से जो नदियाँ प्रवाहित होती है वहाँ पाई जाने वाली मछली को खाकर वे लोग जीवन यापन करते थे। समय समय के साथ उनके रहन सहन और भोजन में परिवर्तन होने लगा, और जैसे ही समय बदला तो उसके साथ जो है उनके रहन सहन और उनके खाने पीने में जो है परिवर्तन होने लगा, और वे कृषि एवं पशुपालन भी करने लगे। अब जैसे ही उनको पता चला कि हम जो है खेती कर सकते हैं, तो वे लोग जो है कृषि और पशुपालन भी करने लगे। कृषि और पशुपालन एवं धातुओं के प्रयोग से मानव जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आ दिया। तो जब कृषि और पशुपालन वे लोग करने लगे और उनको धातुओं के प्रयोग के बारे में जब पता चला, तो उनके जीवन में जो है काफ़ी कुछ परिवर्तन आया, काफ़ी कुछ बदलाव हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए पाठ जो है शुरू करते हैं। तो इन बदलावों में जो सबसे बड़ा बदलाव था वह था उनका एक जगह पर स्थायी रूप से बसना। इन लोगों की बसाहट ज़्यादातर ऐसी जगह होती थी जहाँ खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त पानी मिलता रहे। तो इनमें सबसे बड़ा बदलाव हम यहाँ देखते हैं कि उनका एक जगह स्थायी रूप से जो है बसना चालू हो गया। पहले ये लोग क्या करते थे कि मान लो ये है एक जगह और ये हो गया दूसरी जगह, तो पहले ये लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। मान लो ये पहली जगह हो गया, ये दूसरी जगह। तो जब यहाँ का पूरा खाना, यहाँ के जो शिकार हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते थे, तो ये लोग ये जगह को छोड़कर जो है दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो इस प्रकार से जो है वो इधर उधर घूमते रहते थे। तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलता है जब ये लोग खेती करना और पशुपालन करना सीख जाते हैं, तो ये स्थायी रूप से एक जगह पर बसने लगते हैं। और इन लोगों की बसाहट ज़्यादातर ऐसी जगह होती थी जहाँ खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और पर्याप्त पानी मिलता रहे। तो ये लोग अधिकतर किस जगह बसते थे, तो ऐसी जगह बसते थे जहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी हो और पर्याप्त पानी इनको मिलता रहे। और ये ऐसी जगह कौन सी है? नदियों की जगह, जहाँ पर जो है नदियाँ प्रवाहित होती है वहाँ पर जो है ये लोग बसने लगे। और यही कारण है कि मनुष्य नदियों के किनारे बसने लगे, और यही जो मुख्य कारण है कि जो मानव है वो सबसे पहले नदियों के किनारे ही बसने लगे। और आज भी हम देखते हैं कि नदी घाटी में अधिकतर बसाहट होती है, यानी कि जो सघन बसाहट है वो अधिकतर नदियों की घाटी में होती है। यानी कि जहाँ नदियाँ प्रवाहित होती है उन्हीं क्षेत्रों में जो है सघन बसाहट हमको देखने को मिलती है। वहाँ पर जो है अत्यधिक व्यक्ति जो है निवास करते हैं। और इस पाठ में हम ऐसी ही एक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो आज से लगभग 4500 साल पहले सिंधु नदी के मैदान में विकसित हुई है। तो इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, जो कम से कम जो है 4500 साल पहले जो है पुरानी है। और जो ये जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के मैदान में क्या हुई है? विकसित हुई है, उत्पन्न हुई है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और एक दिन कक्षा में सोनू और संध्या की शिक्षिका सिंधु घाटी के शहरों के बारे में बता रही थी। तो एक दिन की बात है कि कक्षा में जो है दो छात्र हैं जिनका नाम क्या है? सोनू और संध्या। तो उनकी जो शिक्षिका है, यानी कि उनकी जो टीचर है, वो उनको सिंधु घाटी के शहरों के बारे में बता रही थी। उन्होंने कहा, बच्चों आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। तो ये जो बात है वो कितनी साल पहले की बात है? तो 100 साल पहले की बात है। सिंधु नदी के मैदान में कुछ लोगों को दो बड़े शहर की चीज़ें मिट्टी के टीलों के बीच दबी हुई मिली। तो इस प्रकार से जो है उनकी शिक्षिका इनको बता रही है कि जो सिंधु नदी के जो मैदान हैं वहाँ पर कुछ लोगों को जो दो जो बड़े शहर हैं उनकी चीज़ें मिट्टी के टीलों के नीचे जो है दबी हुई उनको मिलती है। और ये शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो वो बताते हैं कि ये कौन कौन से शहर हैं। तो पहला हो गया हड़प्पा और दूसरा हो गया मोहनजोदड़ो। तो जब कुछ लोग जो है वहाँ पर जो है खोजबीन कर रहे थे, तो इनसे पता चला कि इन शहरों में आज से लगभग 4500 साल पहले लोग रहते थे। तो
खोजबीन से यह पता चला, यानी कि जब वहाँ पर जांच किया गया तो उससे यह पता चला कि इन शहरों में, यानी कि जो हड़प्पा थे और जो मोहनजोदड़ो थे, वहाँ पर आज से लगभग जो है 4500 पहले ये जो लोग हैं वो निवास करते थे, वहाँ पर रहा करते थे। तो संध्या को बड़ा अचरज हुआ, वो जो है आश्चर्य में पड़ जाती है। उसने पूछा क्या वास्तव में ये शहर मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। तो जैसे ही उसने उनकी शिक्षिका उनको बताती है कि ये जो शहर है वो मिट्टी के टीलों के नीचे दबे हुए थे, तो जैसे ही ये बात संध्या सुनती है तो वो बड़ी ही आश्चर्यचकित हो जाती है और वो अपने टीचर से पूछती है, अपने शिक्षिका से पूछती है कि वास्तव में क्या ये शहर मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं क्या। तो शिक्षिका उनको बताती है कि आप ही बताइए, क्या आपने आसपास किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ ज़मीन के नीचे कोई पुरानी चीज़ का पता चला हो। तो उनकी शिक्षिका उनसे पूछती है कि क्या तुम ऐसी जगह के बारे में जानते हो जिसके बारे में यदि वहाँ पर कोई पुरानी चीज़ें आपको दबी हुई मिली है क्या। इस प्रकार से उनकी शिक्षिका जो है संध्या को पूछती है। तो सोनू बोलता है उसी वक्त, हाँ मैंने सुना है कि पास के गांव के खेत में एक किसान को ज़मीन में गड़ी हुई चीज़ें मिली है और उन चीज़ों में कुछ सिक्के एवं पुराने समय की मूर्तियाँ हैं। अब जैसे ही उनकी शिक्षिका ये सवाल पूछती है तो सोनू बोलता है, हाँ शिक्षिका, यानी कि हाँ टीचर जी, मैंने सुना है कि जो पास के गांव है, यानी कि वो अपने गांव के पास के गांव के बारे में अपनी शिक्षिका बता रहा है कि एक किसान है, तो उसकी ज़मीन में गड़ी हुई कुछ चीज़ें मिली है। वो अपने खेत में उसके खेत में जो है कुछ गड़ी हुई चीज़ें मिली और जैसे ही वो उस चीज़ों को निकाला तो उसमें जो है कुछ सिक्के और पुरानी समय की क्या थी, मूर्तियाँ थी। तो शिक्षिका फिर बोलती है, बच्चों इस तरह लगभग 100 साल पहले सिंधु नदी के किनारे मोहन जोदड़ो नामक स्थान में कुछ मजदूर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। तब अब जो है उनकी शिक्षिका बताती है कि जब सिंधु नदी के किनारे जो है लगभग कितने साल पहले, 100 साल पहले मोहनजोदाड़ो नामक स्थान पर, तो इसमें बताती है कि कुछ लोग मजदूर जो है उसमें रेल लाइन बिछाने का क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। यानी कि रेल की पटरियां बिछाने का ये लोग कार्य कर रहे थे। तो रेलवे लाइन के बीच आ रहे टीले को हटाने के लिए जब उन्होंने खुदाई की तो पता चला कि उसके नीचे एक दीवार थी। अब जैसे ही ये लोग खुदाई कर रहे थे तो इनको पता चला कि जो ज़मीन है, यानी कि मिट्टी के नीचे एक क्या थी, दीवार थी। अब लोगों की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने उसके नीचे की खुदाई की। अब जैसे ही इनको पता चल गया तो ये लोग क्या हो गए, उत्सुक हो गए कि ये लोग, यानी ये ज़मीन के अंदर इतनी बड़ी दीवार क्या है। तो ये लोग जो है इसको जानने के लिए जो है बहुत ही उत्सुक हो गए और उन्होंने उसके बाद जो है फिर से नीचे की खुदाई शुरू कर दी। अब खुदाई से पता चला कि एक पूरा का पूरा शहर मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि यदि एक पूरा का पूरा शहर मिट्टी में दबा आपको मिल जाए तो आपको कितना आश्चर्य होगा। तो इस प्रकार से जो है सभी लोग सुनकर आश्चर्य हो जाते हैं। अब विद्वानों ने जब आसपास के इलाकों में खुदाई की तो कई तरह की जगहें मिली, इस तरह की कई जगहें मिली। अब जो विद्वान हैं, यानी कि उन्होंने जब खुदाई आसपास और इलाकों के में खुदाई की तो इस तरह की और कई जगहें उनको मिलती है और इनमें से ज़्यादातर जगह सिंधु नदी के आसपास स्थित थी। इस कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है सिंधु नदी के आसपास जो है स्थित है, यानी कि ये जो सब जगहें हैं, यानी कि ये जो स्थान है वो सिंधु नदी के आसपास है। इस कारण इसको बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। आजकल इसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपको इसको भी याद रखना है, आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब संध्या ने फिर पूछा कि ये इसे हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। तो उसकी शिक्षिका फिर से उसको बताती है कि सबसे पहले सन 1921 में हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई की गई थी। यानी कि सबसे पहले कहाँ खुदाई की गई थी, तो सन 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की गई थी और वहाँ से ईंट, मिट्टी के बर्तन आदि मिले थे जो बाद के स्थानों जैसे मोहनजोदड़ो आदि की खुदाई में भी वैसे ही वस्तुएं, मकान आदि मिले जिनसे वहाँ के जनजीवन, रहन सहन, खान पान, पहनावा, तीज त्यौहार और उस समय की संस्कृति आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ। अब सबसे पहले जो है 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हुई। अब उसके बाद जो है अन्य स्थानों का पता चला, तो जैसे कि अन्य स्थान कौन सा हो गया, मोहनजोदड़ो।
तो उसमें भी जब ये लोग खुदाई किए तो वहाँ पर जो है मकान मिले, वस्तुएं मिली, उनका जनजीवन मिला, और जो किस प्रकार से वो लोग तीज त्यौहार और उस समय के खान पान थे, उनकी संस्कृति कैसी थी आदि के विषय में पूरी तरह से इनको जानकारी हो गया। तो इस कारण से इसको क्या बोला गया, हड़प्पा संस्कृति के नाम इनको दिया गया। तो इस प्रकार से उनकी शिक्षिका इनको बताती है। और आप जो है इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो कालीबंगा की खुदाई से मिले अवशेष हैं, तो ये जो है राजस्थान में है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ज़मीन के अंदर से ये जो अवशेष हैं, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो मिली हुई है। यहाँ पर जो है एक बैलगाड़ी आपको देखने को मिल रहा है, ये कुछ मूर्ति वगैरह है, प्राचीन मूर्तियाँ, और इसमें कुछ चित्र वगैरह दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है श्रीकांत ने पूछा, भाई श्रीकांत कौन है, तो वो भी एक छात्र है। अब जितने भी इसमें नाम आते जाएंगे वो पूरी तरह ये लोग जो है वहाँ पढ़ रहे छात्र हैं, उस कक्षा के छात्र हैं, तो आपको इसको अच्छे ध्यान देना है, इसमें किसी प्रकार की परेशानी की बात नहीं है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर हैं, इसकी खोज किसने की? तो श्रीकांत ने अपने शिक्षिका से पूछा कि टीचर जी यानी शिक्षिका जी, ये जो हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर हैं, ये जो स्थान है वो कहाँ पर हैं, और इनकी जो खोज है इसको किसने खोजा है, और इसका नाम बताइए। इस प्रकार से जो है श्रीकांत अपने टीचर से पूछती है। तो बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है। तो उनकी टीचर बताती है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो वर्तमान जो पाकिस्तान है उसके पंजाब और सिंध प्रांत में है, वहाँ जो है ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थान है। और मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1922 में ईस्वी में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई। तो इसमें हम लोग देखें कि हड़प्पा की खुदाई किस में हुई थी, 1921 में, और मोहनजोदड़ो का 1922 में। तो आपको इसको याद रखना है कि हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में, और ये जो मोहनजोदड़ो हो गया उसको 1922 में इसको खोजा गया था। और इसका खोज किसने किया था? श्री राखड़दास बनर्जी के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। तो आपको इसको याद रखना है। अब चलते हैं। फिर विकास जो है पूछता है, यानी कि ये जो फिर से एक छात्र आ गया, नया छात्र, तो वो पूछता है कि क्या इस सभ्यता से संबंधित कोई जगह भारत में भी है? तो वो अपने टीचर से पूछता है कि क्या ये जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है तो उससे संबंधित कोई सभ्यता भी भारत में देखने को मिलती है क्या? इस प्रकार से वो अपने टीचर से पूछती है। तो उनकी टीचर बोलती है कि तुमने ठीक पूछा, अभी तक भारत में लगभग 250 से अधिक ऐसी जगह की खोज हुई चुकी है। तो जिस प्रकार से जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है उसी प्रकार से भारत में लगभग अभी तक से 250 से अधिक ऐसी जगहें हमको देखने को मिली हुई है जो मिट्टी के नीचे क्या है, दबी हुई थी। और इनमें प्रमुख हैं गुजरात में धोलावीरा और एवं लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रोपड़ तथा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। तो ये जो जितने भी शहर हैं आपने देखा, तो ये जो स्थान है वो खुदाई से ही प्राप्त हुई है। इस प्रकार से उनकी शिक्षिका उनको बता रही है। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का फैलाव अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। तो जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका फैलाव कहाँ तक है, यानी कि वो कहाँ फैला हुआ था? तो ये जो है अफगानिस्तान में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये जो है फैला हुआ था। इस प्रकार से उनकी टीचर इनको बता रही है। और यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक विकसित रही। तो आपको इसको याद रखने की ये जो सभ्यता है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक जो है विकसित रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद तुषार ने पूछा, आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से समझाइए। तो ये तुषार है वो एक छात्र है। तो वो इसमें जो इस पाठ में जो है सभी जो छात्र हैं वो अपनी लाइन से जो है अपने अपने सवाल अपनी शिक्षिका से पूछते जा रहे हैं। तो आपको इसको याद समझना है, ध्यान में रखना है। तो तुषार फिर से पूछते हैं कि आप जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमको कुछ विस्तार से बताइए, यानी कि हमको अच्छे से इसके बारे में समझाइए। तो शिक्षिका उनकी बोलती है कि बच्चों, इस बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। पहले मानचित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि
ये स्थान किन किन नदियों के किनारे हैं। तो इसमें उनकी शिक्षिका पूछती है कि जो भी हम यहाँ पर जो स्थान के नाम पढ़े हैं, ये जो लोथल राजस्थान का कालीबंगा, तो ये जो स्थान है वो किन किन नदियों के किनारे बसे हैं, तो इसकी सूची बनाकर जो है लाइए, इस प्रकार से उनकी शिक्षिका उनको बोलती है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो शहर इसमें हम लोग देखने को मिलता है और वो किस किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये जो लोथल हो गया और ये चंदू डहो, ये जो है चंबल नदी के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। और ये कालीबंगा हो गया वो सरस्वती नदी है, और सतलज नदी भी यहाँ पर मिलती दिख रही है। तो इस प्रकार से जो है ये नदियों के नाम हैं, तो आप जो है मानचित्र में अपने बुक से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें पढ़ने वाले हैं कि शहरों की बसाहट। तो ये जो हड़प्पा है, जो मोहनजोदड़ो है, उसकी बसाहट किस प्रकार से हुई, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप हमें सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से बताइए। तो दूसरे दिन जो है, अब अगले दिन जब क्लास लगती है तो सभी छात्र जो है बोलते हैं कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से बताइए, अच्छे से हमको समझाइए टीचर जी। तो शिक्षिका बोलती है, सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता के लोगों की नगर योजना एवं भवन निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि इनका नगर कैसा था, इनका भवन किस प्रकार से, यानी कि इनका घर किस प्रकार से निर्माण हुआ था, और क्या क्या इनमें ये लोग किस प्रकार से रहते थे, टोटल इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसकी टीचर बताती है, बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला कि ये नगर आज के शहरों में बने कॉलोनियों की तरह सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। यानी कि जिस तरह शहर में कॉलोनियाँ बनी होती है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमको पता चला कि ये जो नगर थे वो आज की तरह शहरों में बने कॉलोनियों की तरह पूरी तरह से अच्छे से बने थे। यानी कि जिस प्रकार से जो शहर में कॉलोनियाँ बनी होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ के जो नगर थे वो बनाए गए थे अच्छी सुनियोजित ढंग से, यानी कि अच्छी तरह से। और नगर दो हिस्सों में बटे थे। ये जो नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो ये जो है दो हिस्सों में बटे थे, दो भागों में बटे थे। एक हिस्सा ऊपरी भाग में था जिसके चारों तरफ एक परकोटा यानी कि ऊंची दीवार था। तो ये जो है दो भागों में बटा हुआ था। तो पहला जो हिस्सा था, यानी कि एक हिस्सा जो ऊपरी भाग में था, ऊपर की ओर था, और जिसके चारों तरफ क्या लगा हुआ था, एक परकोटा यानी कि ऊंची दीवार लगी हुई थी। और दूसरी हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ था। निचले भाग में के नगर में बसाहट अधिक थी, यानी कि एक भाग था ऊपर की तरफ और दूसरा भाग था नीचे की तरफ। तो जो निचला भाग हम लोग देखते हैं तो उसमें जो है अत्यधिक बसाहट हमको देखने को मिलती है, यानी कि वहाँ पर अत्यधिक लोग निवास करते थे। और सड़कें चौड़ी थी और सीधी थी, जो एक दूसरे पर को समकोण पर काटती थी। तो जो सड़कें थी और तो ये जो शहर है वो, ये जो सड़कें और जो सीधी हैं वो एक दूसरे को कहाँ पर समकोण पर काटती थी, यानी कि समकोण यानी जिसका कोण जो है 90 अंश का होता है। तो उनकी जो सड़कें हैं वो चौड़ी और सीधी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और सड़क के दोनों किनारों पर मकान और नालियाँ बनी थी। मकान पक्की ईंटों से बने थे तथा एक मंजिला और दो मंजिला दोनों तरह के मकान थे। तो ये जो मकान थे वो पक्की ईंटों द्वारा बनाए गए थे। और इस सड़क के जो दोनों किनारों पर जो है मकान और नालियाँ बनी हुई थी। और इस मकान में जो है एक मंजिला और दो मंजिला दोनों तरह के जो है मकान हमको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और मकानों में आंगन, शौचालय एवं स्नान घर बने हुए थे। तो इन मकानों में जो है आंगन भी था, शौचालय भी था, और यहाँ पर स्नान घर यानी कि नहाने के लिए जो घर होता है वो भी बना हुआ था। और प्रत्येक मकान में पानी के निकास के लिए नालियाँ भी बनी थी, जो सड़क के किनारे प्रमुख नालियों में जाकर मिलती थी। और जो जितने भी गंदे पानी हैं उसको निकालने के लिए भी मकान से निकास नालियाँ बनाई गई थी, जो दूर जाकर के नालियों में मिल जाती थी। और नालियाँ पक्की और ढकी होती थी। इन सब बातों से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता सुनियोजित ढंग से बनाए गए मकान और बसाए गए नगर थे। और ये जो नालियाँ थी वो पक्की थी और ढकी हुई होती थी, यानी कि पूरी तरह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आज जितने भी शहर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे ये पूरी तरह से वैसे ही इसको बसाया गया था। और इससे
पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इसमें बनाए गए मकान और बसाए गए नगर थे, ये पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से, यानी कि अच्छी तरह से जिस प्रकार हम लोग आज रह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से ये बसाए गए थे और वहाँ पर रहन सहन था। अब अंकिता ने पूछा चित्र 3.4 में कुंड जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या चीज़ है इस प्रकार से। तो आप लोग देख सकते हैं चित्र 2.4 मोहनजोदड़ो के स्नानाघर, तो मतलब स्नानागार। तो हम लोग चलते हैं इसके बारे में। तो इस चित्र में आपको जो कुंड या तालाब जैसा दिखाई दे रहा है वह मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त स्नानगार है। तो यहाँ पर जो है आपको जो चित्र में देख सकते हैं कि जो इस प्रकार आपको जो दिखाई दे रहा है तालाब जैसा, तो ये जो है खुदाई से प्राप्त हुआ है और इसको बोला गया है स्नानागार, यानी कि इसका प्रयोग जिस प्रकार हम लोग तालाब में स्नान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो पहले इस प्रकार बनाया जाता था और सभी लोग इसका सार्वजनिक रूप से उपयोग किया करते थे, तो इसको बोला गया था स्नानागार। और यह नगर के ऊपरी हिस्से में बना हुआ था। हम लोग दो हिस्से पढ़े हुए थे, एक ऊपरी हिस्सा और दूसरा निचले हिस्सा। तो जो स्नानागार था वो नगर के ऊपरी हिस्से में हम बना हुआ था और स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए थे। तो जो स्नानाघर थे उसके चारों जो है कमरे बनाए गए थे। बीच आंगन में चौकोर कुंड है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है एक चौकोर कुंड हमको देखने को मिलता है और इसके आसपास जो है कमरे बनाए गए थे और यह कुंड लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा है। तो इसके बारे में हम बताया गया है कि ये जो कुंड है वो लगभग जो है 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था और 2 मीटर जो है इसकी गहराई थी। तो आपको इसको याद रखना है। और इसके किनारे में भी कुआं बना हुआ था और कई इसके आसपास हम लोग देखेंगे तो इसके किनारे कुआं भी ये लोग बनाए हुए थे। संभवतः इससे पानी भरा जाता रहा होगा और जो कुआं बनाए थे तो ऐसा मानना है कि उससे क्या भरा जाता होगा, पीने के लिए पानी भरा जाता होगा और गंदे पानी के निकासी के लिए भी नालियाँ यहाँ पर बनाई गई थी। तो कितने अच्छे ढंग से इसमें बनाया गया था ये नगर। और इससे फर्श की जुड़ाई भी इस तरह की गई थी कि किसी प्रकार की नमी या पानी का रिसाव ना हो। तो जो स्नानागार बनाया हुआ था तो उसमें जो फर्श लगाए गए थे ईंट के, और जो ईंट है वो पूरी तरह पक्के ईंट थे, तो उसमें इसकी जुड़ाई इस प्रकार की गई थी कि किसी प्रकार की नमी, सीपेज वगैरह इसमें न आए। तो इस स्नानागार का प्रयोग संभवतः किसी सार्वजनिक कार्य, धार्मिक कार्य या किसी विशेष कार्यक्रम के समय किया जाता रहा होगा। तो इस प्रकार जो है हम मान सकते हैं कि ये जो स्नानागार हैं उनका प्रयोग सार्वजनिक कार्य के लिए या किसी धार्मिक कार्य के लिए या किसी विशेष कार्यक्रम के समय इसका प्रयोग किया जाता होगा। अब विनय पूछता है कि क्या इस तरह का कोई और भवन भी प्राप्त हुआ है। अपने टीचर से पूछता है कि जो मोहन हड़प्पा हो गया तो इस प्रकार से कोई और भवन हमको प्राप्त हुआ है क्या। तो विनय तुमने ठीक पूछा, इस प्रकार से उनकी टीचर जो है उनको जवाब देती है कि हड़प्पा की खुदाई में एक विशाल भवन का पता चल गया था जो गोदाम की तरह का है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह अन्नागार यानी कि अनाज रखने का स्थान होगा। तो पहले हम लोग देखें कि मोहनजोदड़ो में जो है हमको स्नानागार प्राप्त हुआ। तो जब हड़प्पा की खुदाई चल रही थी तो वहाँ पर एक विशाल भवन का पता चला, यानी कि एक बहुत बड़े घर का पता चला, एक बहुत बड़े भवन का पता चला जो किस प्रकार का था, गोदाम की तरह था। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह अन्नागार है, यानी कि यहाँ पर जो है अनाज को एकत्रित रखा जाता है। और ऐसे भवन सिंधु घाटी के कई और जगहों पर भी प्राप्त हुए। तो इस प्रकार के जो भवन है वो सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके कई स्थानों पर ऐसे जो भवन है अन्नागार, स्नानागार वो प्राप्त हुए हैं। संभवतः इन अन्नागारों के आसपास के गांव से कर के रूप में प्राप्त अनाज रखे जाते होंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो आसपास के गांव से कर वसूला करते थे और उस अनाज को इस अन्नागार में ला करके रख देते थे और इनका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ या सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किया जाता होगा। अब
जैसे ही इसको संरक्षित करके अच्छे से सुरक्षित रख देते थे। अब किसी प्राकृतिक आपदा यानी कि जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया या जब सूखा पड़ गया, तो उस समय इस अन्न का उपयोग वहाँ पर किया जाता था। अब चलते हैं शासन व्यवस्था, यानी कि वहाँ किस प्रकार का शासन था, वहाँ राजा थे या नहीं थे। तो सिंधु घाटी वासियों की शासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ क्या वहाँ राजा होते थे? तो सोनू ने अपने टीचर से पूछा। तो शिक्षिका उनको बताती है, बच्चों उन शहरों में कुछ बड़े भवन बड़े थे और एक परकोटे से घिरा था, यानी कि ऊंची दीवार से घिरे थे। लगभग सभी शहरों में एक ऊंची बस्ती होती थी जिसमें प्रमुख भवन हुआ करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ वर्ग शासकों का शासन चलता होंगे। तो इस बात में हम लोग समझ सकते हैं इस बात से कि कुछ बड़े भवन वहाँ पर पाए जाते थे जो पूरी तरह से ऊंची दीवार से घिरा होता था, और वहाँ पर जो है ऊंचे शासकों का शासन चलता होगा, और संभवतः केंद्रीय शासन व्यवस्था रही होगी जिसके अधीन अन्य छोटे छोटे प्रांत रहे होंगे। तो वहाँ पर जो है शासन व्यवस्था रही है, और वहाँ राजा होते थे या नहीं हमें सही सही इसका पता नहीं है। तो हम इसका सही सही पता तो हमें अभी तक चल नहीं पाया है कि वहाँ पर राजा थे या नहीं, किंतु कुछ मूर्तियों को देखकर लगता है कि वे उनके राजाओं के रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसी मूर्तियाँ हमको खुदाई से प्राप्त हुई है जिसको हमको देख करके लगता है कि ये जो है राजाओं के मूर्तियाँ होंगे, राजाओं से के रहे होंगे। अब काम धंधे, तो वहाँ के लोग क्या काम करते थे, उनका व्यवसाय क्या था, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मोनू ने पूछा, सिंधु घाटी वासी क्या क्या काम धंधे करते थे? तो वहाँ छात्र है मोनू, वो अपने शिक्षिका से पूछता है कि सिंधु घाटी में जो लोग रहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे, उनका काम धंधा क्या था, वे लोग क्या व्यवसाय करते थे? तो उनकी टीचर बताती है कि उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, मतलब कृषि था। तो उनका मुख्य व्यवसाय था खेती करना, और वे पशुपालन भी करते थे। संभवतः इसी कारण वे नदियों के किनारे बसते थे। तो हम लोग पहले भी जानते हैं, पढ़े हैं कि ये लोग क्या करते थे कि जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी हो और पानी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, वहाँ पर जो है ये लोग रहा करते थे। तो इसी कारण से जो है ये नदियों और किनारे बसते थे। और सिंधु वासियों की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, तिल और कपास थे। तो आपको इसको याद रखने की, जो सिंधु घाटी में सिंधु वासियों की प्रमुख फसलें क्या थी, तो गेहूँ थी, जौ, तिल और कपास आदि इनकी प्रमुख फसल थी। सिंधु घाटी के शहरों में अच्छे कुशल कारीगर भी रहते थे जिन्हें उन्हें धातुओं का ज्ञान भी था। तो यहाँ पर जो है अच्छे कारीगर भी रहते थे जिनको जो है धातुओं का अच्छी तरह से ज्ञान था। ये लोग जो है वे तांबा, पीतल, रागा, सीसा एवं कांसा आदि धातुओं से परिचित थे। तो वे जो है तरह तरह की वस्तुएं इनसे बनाया करते थे। और खुदाई से यहाँ पर बड़ी मात्रा में कांसे और तांबे के बर्तन, औजार और मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। अब इसकी खुदाई से हमको बहुत बड़ी मात्रा में जो कांसा और जो तांबा है उसके बर्तन प्राप्त हुए, औजार प्राप्त हुए, और जो कांसे और तांबे की मूर्तियाँ भी हमको खुदाई से मिलती है। कांसे का प्रयोग होने के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो आपको इसको याद रखना है कि कांसे यानी कि जो धातु होता है एक प्रकार का, तो उसका प्रयोग होने के कारण इस सभ्यता को, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। लेकिन इसे इन्हें लोहे के बारे में इनको ज्ञान नहीं था, यानी कि ये लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे कि लोहा जैसा कोई चीज़ भी होता है। इस कारण दैनिक जीवन में पत्थरों के बने औजार का काफ़ी महत्व था। इस कारण जो है ये लोग पूरी तरह से पत्थरों के औजार पर पूरी तरह निर्भर थे और पत्थरों से अपना औजार बनाते थे, उनका काफ़ी क्या था, महत्व था। औजारों के अलावा सिंधु घाटी के लोग रंग बिरंगे कीमती पत्थरों के बारीक मनके का माला बनाते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि वहाँ पर जो है रंग बिरंगे पत्थर मिलते थे नदियों से इनको, तो उनकी बारीक मनके से माला बनाते थे, यानी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर करके उनको माला के रूप में इनको बना देते थे। समुद्री सीपों व शंखों से चूड़ियाँ भी बनाते थे। जो समुद्री जो सीप होते हैं और जो शंख होते हैं उनसे चूड़ी भी ये लोग बनाते थे। उनके कुम्हार तो कमाल के कारीगर थे, यानी वहाँ पर जो है कुम्हार भी होते थे और ये जो है तरह तरह की वस्तुएं बनाने में काफ़ी कुशल होते हैं। वे बहुत ही सुंदर बर्तन बनाते थे जिन पर चित्र भी बनाए जाते थे। तो
ये जो कुम्हार थे वहाँ के सिंधु घाटी के, तो वे क्या करते थे कि बहुत ही सुंदर सुंदर बर्तन बनाते थे, उन बर्तनों पर चित्र भी बना दिया करते थे। यहाँ उद्योग से संबंधित वस्तुएं, कुम्हार के भट्टे, कांसा बनाने वाले कारीगर का भट्ठा, कपड़े रंगने के भट्टे और मनके बनाने के कारखाने के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। तो खुदाई से हमको क्या क्या प्राप्त हुए हैं कि जो उद्योग हैं यहाँ के वो कौन कौन से थे। कुम्हार का भट्ठा हो गया, जो जब वो जो है मिट्टी को पकाने, बर्तन को जो है पकाने के लिए उपयोग में लाता था। कांसा को बनाने वाले कारीगर का भट्ठा हो गया, कपड़े को रंगने के लिए भट्ठे बनाए गए थे। तो अनेक प्रकार के यहाँ पर जो है उद्योग हमको प्राप्त होते हैं भट्ठे के रूप में। अब इनका व्यापार कैसा था, यानी कि ये जो है लेन देन किस प्रकार से किया करते थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी वासियों का व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। तो इनका व्यापार भी काफ़ी बहुत अच्छा था। यहाँ आंतरिक एवं विदेशी दोनों तरह के व्यापार होते थे, यानी कि बाहर से भी इनका व्यापार होता था और अपने अंदर भी इनका व्यापार होता था। सिंधुवासी कपास, इमारती लकड़ी, तांबे के औजार, हाथी दांत एवं पत्थर के आभूषणों का निर्यात करते थे। यानी कि निर्यात का अर्थ होता है ये लोग मतलब अपने जगह से बाहर इनको विदेशों में बेचते थे। इसका मतलब होता है निर्यात, यानी कि अपनी वस्तुएं बाहर भेजना निर्यात कहलाता है। और आयात यानी कि बाहर से वस्तुएं मंगाना आयात कहलाता है। तो आपको इसको याद रखना है, ये हमेशा आपके काम आएगा। तो ये लोग क्या करते थे कि जो इनके द्वारा उगाए गए कपास हो गया, यहाँ पर जितने भी कपास हैं, जितने भी इनकी फसलें हैं, इमारती लकड़ी हो गया, तांबे के जो औजार ये जो लोग बनाते थे, हाथी दांत, पत्थर के जितने भी आभूषण जो हमने पहले पढ़े, शंख, जो सीप पाए जाते हैं, इनके जो आभूषण बनाते थे। तो इन सब चीज़ों का ये लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे, यानी कि ये लोग जो है विदेशों में इनको बेचते थे। वे सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर आदि का आयात करते थे और उसके बदले ये लोग क्या करते थे कि बाहर से ये लोग सोना मंगाते थे, रंग बिरंगे कीमती पत्थर यानी कि तरह तरह के कलरफुल पत्थर ये जो है बाहर से यानी कि विदेशों से मंगाते थे। और इस प्रकार से इनका व्यापार जो है चलता था। विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया के शहर प्रमुख केंद्र थे, यानी कि ये जो शहर है मेसोपोटामिया, तो ये जो है प्रमुख केंद्र था इनका व्यापार करने का। और आंतरिक व्यापार जल एवं थल दोनों मार्ग से और विदेश व्यापार मुख्य रूप से जल मार्ग से होता था। तो इसमें बताया गया है कि जो आंतरिक व्यापार था, यानी कि ये लोग जो है अपनी वस्तुएं अपने ही इलाके में जब बेचते थे, तो इसका व्यापार जल द्वारा और थल द्वारा यानी कि जमीन और जल के दोनों मार्गों द्वारा ये लोग किया करते थे। और विदेशी व्यापार मुख्य रूप से जल मार्ग द्वारा होता था, यानी कि ये लोग जो है नावों के द्वारा विदेश जाते थे और वहाँ पर से व्यापार करके ये लोग आते थे। लोथल में खुदाई से नाव का एक नमूना एवं गोदी के अवशेष प्राप्त हुए। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोथल से जल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। तो जब लोथल में खुदाई हुई तो वहाँ पर हमको नाव का अवशेष यानी कि नाव जो है हमको देखने को मिलता है और वहाँ पर गोदी के अवशेष भी हमको प्राप्त हुए। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लोथल है वहाँ पर जल मार्ग द्वारा व्यापार किया जाता था। अब काजू ने पूछा, यानी कि ये जो छात्र हैं वो पूछते हैं कि जो गोदी किसे कहते हैं। यहाँ पर गोदी के अवशेष हमको देखने को मिलते हैं, तो वास्तव में ये गोदी क्या चीज़ है। तो उसकी टीचर बताती है कि आपने ठीक पूछा, गोदी उस स्थान को कहते हैं जहाँ समुद्र या नदी किनारे सामान चढ़ाने और उतारने के लिए जहाज खड़ा किया जाता है। जैसे कि वर्तमान में हम लोग बंदरगाह बोलते हैं, जहाँ पर क्या किया जाता है कि बड़े बड़े जहाज होते हैं समुद्र किनारे और उनको जो सामान है वो चढ़ाने उतारने के लिए खड़ा किया जाता है। उसको पुराने समय में जो है यानी कि ये लोग हड़प्पा सिंधु वासी जो है उसको गोदी नाम से जानते हैं। और यह आधुनिक बंदरगाह का छोटा रूप होता था, यानी कि जो हम लोग आधुनिक यानी कि वर्तमान में हम लोग इसको बंदरगाह कहते हैं, तो इसका छोटा रूप होता था। लोथल को हम बंदरगाह नगर भी कह सकते हैं कि जो लोथल है उसको हम लोग बंदरगाह नगर भी हम उसको कह सकते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है पूरा तरह से एक मोहन जोदड़ो शहर है, उनकी सड़कें हैं, उनमें नालियाँ बनी हुई हैं और ये जो है पूरी तरह घर वगैरह सब चीज़ इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उनका अब चलते हैं खान पान और रहन सहन कैसा था, ये लोग किस प्रकार क्या क्या खाते थे,
किस प्रकार से इनका रहन सहन था, किस प्रकार ये लोग रहते थे, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो संदीप ने पूछा, वहाँ के लोग क्या क्या खाते होंगे और क्या पहनते होंगे, क्या वे भी आदि मानवों की तरह खाल पहनते थे। तो पहले हम आदि मानव पाठ में हम लोग पढ़े हैं कि आदि मानव पहले जो है जानवरों का शिकार करते थे और उनकी खाल से अपने शरीर को ढकते थे। तो संदीप पूछता है कि क्या वे जो सिंधुवासी हैं वो आदि मानव की तरह अपना शरीर जो है खाल से ढकते हैं क्या, और वो लोग क्या क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। तो इस प्रकार से संदीप अपनी टीचर से पूछते हैं। तो शिक्षिका बोलती है, सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, तिल, दूध, मांस, मछली आदि जो है खाते थे। तो ये लोग क्या खाते थे, गेहूँ खाते, जौ, तिल, दूध, मांस, मछली आदि जो है खाते थे। वे सूती एवं ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। ये लोग जो है खाल का उपयोग नहीं करते थे। ये लोग जो है पूरी तरह से सूती और जो ऊनी कपड़े का उपयोग करते थे। हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त श्रृंगार पेटी एवं अन्य आभूषणों के अवशेष से पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों हैं जो है श्रृंगार किया करते थे। यानी कि जब खुदाई हुई तो श्रृंगार पेटी हमको देखने को मिलती है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के जो पुरुष और स्त्री दोनों ही श्रृंगार किया करते थे। स्त्रियाँ माला, चूड़ियाँ, बाजूबंद, कर्ण, फूल, पायल आदि आभूषणों का प्रयोग करती थी जो सोना, हाथी दांत, तांबे और बहुमूल्य पत्थरों के बने होते थे। तो जो स्त्रियाँ माला, चूड़ियाँ, बाजूबंद इत्यादि जो आभूषण पहनते थे वो किससे बने होते थे, सोने से, हाथी के दांत से, तांबे और बहुमूल्य कीमती पत्थरों से ये जो है बनाए जाते थे। सिंधुवासी मनोरंजन के लिए नृत्य, पासे का खेल आदि खेलते थे। तो ये जो है अपने मनोरंजन के लिए ये जो चीज़ें किया करते थे। अब बच्चे मिट्टी के खिलौने का उपयोग करते थे। उन शहरों के खंडहरों से बहुत से खूबसूरत खिलौने मिले हैं। अब जब इनकी खुदाई हुई, ये जो है पूरी तरह मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, तो जब इनकी खुदाई हुई तो ये हमको देखने को मिलता है कि वहाँ के बच्चे मिट्टी के खिलौने का जो है उपयोग किया करते थे, मिट्टी के खिलौने से खेलते थे। और बहुत सारे खुदाई से हमको मिट्टी के खूबसूरत खूबसूरत खिलौने देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैलगाड़ी का खिलौना हमको देखने को मिल रहा है। ये पूरी तरह से किससे बना हुआ है, मिट्टी से जो है बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सोनू जानना चाहता था कि वे लोग किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। शिक्षिका ने समझाया कि सिंधु सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त वस्तुओं से लोगों के धर्म से संबंध में पता चलता है। तो अब जो सोनू है वो छात्र है, वो जानना चाहता है कि जो सिंधु घाटी में जो लोग निवास करते थे तो वो जो है किन किन देवी देवताओं की, भगवान की जो है पूजा करते थे। तो वो जो है ऐसा जानना चाहता था। तब टीचर ने उनको बताया कि सिंधु सभ्यता के अवशेष से प्राप्त वस्तुओं से लोगों के धर्म के बारे में बहुत सी हमको जानकारी देखने को मिलती है। यहाँ मातृदेव की बहुत सी मूर्तियाँ प्राप्त हुई, यह जिससे यह माना जाता है कि वे मातृदेव की पूजा करते थे। यानी कि जो धरती माँ है उसकी ये लोग जो है पूजा करते थे। और हड़प्पा में 3 मुंह वाली आकृति की एक मोहर भी प्राप्त हुई जिसके सिर पर सिंह का मुकुट और चारों तरफ शेर, हाथी, गेंडा और हिरण के चित्र बने हुए हैं। माना जाता है कि वह पशुपति या शिव का कोई पूर्व रूप रहा होगा। तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है इनका कोई ये देवी शिव का ही पूजा करते थे। और खुदाई से प्राप्त अधिकांश मोहरों और बर्तनों में पीपल के पेड़ तथा कई तरह के पशुओं के चित्र बने हुए हैं। तो ये लोग जो है प्राकृतिक चीज़ों का भी पूजन किया करते थे, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया और जो अन्य कई तरह के पशुओं की ये लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। एक मुहर में कुबड़दार बैल का चित्र मिला है। इन बातों से लगता है कि वे वृक्ष पूजा एवं पशु पूजा भी करते थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोग क्या करते थे, पेड़ों को पूजते थे, पशु को भी ये लोग पूजा करते थे। और पीपल उनका प्रमुख पूजनीय वृक्ष था। तो आपको इसको याद रखना है कि जो सिंधुवासी हैं वो पीपल क्या था, उनका प्रमुख पूजनीय वृक्ष, यानी कि ये लोग पीपल को जो है पूजा करते थे, अच्छी तरह से उनको मानते थे। सिंधुवासी मृतकों का अंतिम संस्कार भी करते थे। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उनका अंतिम संस्कार भी लोग जो है पूरी तरह से किया करते थे और संभवतः वे शवों को ज़मीन में गाड़ देते थे। तो जब वे क्या करते थे कि जो शव थे उनको ज़मीन पर गाड़ देते थे और इस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। अब लिपि, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या इनको पढ़ना लिखना आता है
ये किस प्रकार से पढ़ते लिखते थे। तो शुभ्रकांत ने पूछा, क्या सिंधु सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना भी जानते थे? इस प्रकार से अपनी शिक्षिका से वे पूछता है। तो बच्चों, खुदाई से जो मोहरें, मिट्टी के बर्तन एवं अन्य वस्तुएं मिली है, उनमें लिपि के कुछ नमूने मिलते हैं, यानी कि कुछ ये भाषा हमको देखने को मिलता है। यह चित्रलिपि है, यानी कि वो चित्रों के माध्यम से अपनी बातचीत किया करते हैं, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दुर्भाग्य से इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। अतः हमें उनकी पढ़ाई के बारे में सही सही जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये जो है अपनी बातें किसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से किया करते थे। कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आदि मानव हैं वो भी इस प्रकार से ऐसे आड़े तीरछी जो भी चित्र बनाते थे और अपनी बातें जो है चित्रों के माध्यम से बोलते थे। हम लोग देखें कि आदि मानव वाला पाठ है, यदि आप वो अध्याय वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो वे लोग गुफा में रहते थे और अपनी बातें चित्रों के माध्यम से वहाँ पर बना कर के बोलते थे। तो इसमें जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो भी चित्रों के माध्यम से अपनी बातें जो है बोलते थे, और दुर्भाग्य से इस लिपि को आज तक किसी ने पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि ये जो वो लोग जो चित्र बनाए हैं वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। अतः हम बोल सकते हैं कि उन्हें पढ़ाई लिखाई के बारे में हमको सही जानकारी नहीं मिली है। अब पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यानी कि ये जो पूरा नगर है वो मिट्टी के नीचे कैसे दब गया। तो सोनू ने पूछा, इस विकसित सभ्यता का अंत कैसे हुआ, किस प्रकार का पूरा शहर मिट्टी में दब गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि अब हम लोग देखेंगे वास्तव में ये जो शहर है वो किस प्रकार से पूरा का पूरा मिट्टी में दब गया, और ये जो बात है वो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। तो शिक्षिका उनको बताती है, बच्चों, यह विषय बहुत आज तक रहस्यमय बना हुआ है कि इतना बड़ा शहर, मतलब सभ्यता का अंत कैसे हो गया। ये जो बात है वो आज तक रहस्यमय बना हुआ है, यानी कि आज तक इसका पता नहीं चल पाया कि ये जो शहर है वो किस प्रकार इसका अंत हो गया। किंतु ऐसा माना जाता है कि किन्हीं कारणों से उसका शहरी जीवन धीरे धीरे कमज़ोर हो गया, और कुछ ऐसे ऐसे कारण हमको देखने को मिलते हैं जिससे ये जो शहर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। लोग ऐसे काम धंधों में लगने लगे जिसके लिए शहर में बसकर रहना जरूरी नहीं रहा होगा, और ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि वहाँ के लोग ऐसे ऐसे काम करने लगे, ऐसे ऐसे धंधों में जाने लगे जिससे वे शहर को छोड़ना पड़ा। शहर में उनको बसने की ज़रूरत नहीं रही होगी, और इन कारण इन शहरों की आबादी घटती रही होगी और समय के साथ नष्ट हो गए होंगे। तो एक प्रकार से हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि लोग जो है अपने काम के लिए एक स्थान से वो शहर छोड़कर जो है चल दिए होंगे, और धीरे धीरे ये शहर क्या हो गया होगा, खाली हो गया होगा। तो इस प्रकार से जो है एक तरह से हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार ये जो शहर है वो धीरे धीरे नष्ट हो गया होगा। वहाँ रहने वाले लोग छोटे छोटे गांव में रहने लगे होंगे। अब ये लोग जो है नगर में रहते थे, तो उस नगर को छोड़ करके ये लोग कहाँ रहने लगे होंगे, छोटे छोटे गांव में रहने लगे होंगे। इस प्रकार से एक बात हो गया। दूसरी बात यह है कि कुछ विद्वान भी यह मानते हैं कि बाढ़ या भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक उथल पुथल के कारण सिंधुवासी धीरे धीरे वह स्थान छोड़कर चले गए होंगे। अब दूसरी बात हमको यहाँ पर देखने को मिलती है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि वहाँ पर बाढ़ आया होगा या भूकंप आई होगी तो कुछ जो स्थान है तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं सिंधुवासी वो उस स्थान को छोड़कर चले गए होंगे, और ये जो बाढ़ हो गया और जो भूकंप हो गया उससे पूरा का पूरा जो शहर है वो मिट्टी के नीचे दब गया होगा। तो इस प्रकार से जो विद्वान है वो उनका मानना है। ये सभी बातें सुनकर बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी सिंधु घाटी के शहर कैसे थे, कैसे खत्म होंगे, इन बातों पर चर्चा करते करते अपने घर चले गए। और इस प्रकार से सभी लोगों को इस पाठ में मतलब अपने टीचर से बात करके, अपने टीचर से इसके बारे में सुन करके बहुत ही अच्छा लगा, और सभी लोग आश्चर्य में भी पड़ गए कि इसका जो अंत है वो बड़ा ही खतरनाक है, और इसका आज भी ये जो है रहस्यमय बना हुआ है। और सभी लोग इसके बारे में चर्चा करते करते अपने घर चले गए, और इस प्रकार से ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।